जंतुओं में जनन 8वां क्लास के NCERT बुक है साइंस का 6ठा चैप्टर बायोलॉजी। जंतुओं में जनन। जीव अपने समान नई संतान को मैंने अपने चेहरा जैसा दूसरे चेहरा अपने ही चेहरा जैसा जन्म देता है नया संतान। नए संतान को उत्पन्न करना कहता है जनन। यानी कि जनन का मतलब कुत्ता है तो कुत्ते ऐसा माने बच्चा या अपना पीढ़ी को बढ़ाता है, इसी को कहते हैं। कुत्ता है तो कुत्ते जैसा, उसे कहते हैं जनन। जनन का मतलब कि जीव अपने समान और नई संतान उत्पन्न करना कहलाता है जनन। जनन जो है ना उत्तरजीविता मनुष्य आने वाला समय अपने समान संतान को पैदा करना। यह एक ऐसा जीव जैसे जीव में जनन में कहा था ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रखना सुनिश्चित करता। जनन से होता ना कि जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने समान निरंतरता बनल रहता है ताकि आने वाला संतान खत्म न हो। जनन की विधि देखता है। जनन के दो विधि होता है। जनन के दो विधि कौन कौन? लैंगिक जनन जिसमें सेक्स के द्वारा होता है। इसमें लैंगिक जनन असेक्सुअल है ना, बिना सेक्स का होता है। यही जनन करने के पौधे की तरह, पौधा जिस तरह से जनन कर रहा था उसी तरह पौधे की तरह भी जंतु में भी जनन के दो विधि होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन क्या है? पहला देखते हैं लैंगिक जनन। पहले एक बार पढ़ लेते इसको। मनुष्य के बच्चा को संतति होता है, बच्चा जन्म लेता है शिशु। मनुष्य के बच्चा को बोला जाता है शिशु। अब बिल्ली का जो बच्चा होता है, मनुष्य का बच्चा का शिशु ब से बिलोट बोला था। बिल्ली के बच्चा को बिलोट। कुत्ता को तो पीला जान ही रहा है। तितली को कैटरपिलर या इल्ली बोलते हैं। तितली इल्ली यानी कैटरपिलर। मुर्गा या कुक्कुट को चूजा बोलते हैं, चूजा। गाय को बछड़ा यानी मेढक को टेडपोल सब बच्चा का नाम है। तो हम लोग लैंगिक जनन के बारे में देखना था, है ना। पेड़ पौधा जंतु में दोनों विधि से लैंगिक अलैंगिक जनन से जनन होता ना जी। तो लैंगिक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अलैंगिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं हम लोग लैंगिक जनन। पहले का देखते हैं लैंगिक जनन जिसको होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन। सवाल उठ रहा है कि लैंगिक जनन पेड़ पौधा में भी देखिएगा नर मादा के जननांग भाग लेते हैं। नर मादा के जननांग भाग लेते हैं पेड़ पौधा में, तो नया पेड़ पौधा जन्म लेता है अपने संतान के। उसी तरह से पुरुष में भी जंतु में भी है ना, कह रहा पौधे की तरह जंतु जो होता है कैसे पौधा लेता है, नर मादा के जननांग है ना। उसी तरह से जंतु भी नर और मादा के युग्मक मिलते हैं। युग्म मिलता है तो यही युग्मक नर मादा के युग्मक मिलता है। यही युग्मक संलयित होता है। नर वाला भी युग्मक और मादा वाला युग्मक दोनों मिलता है एक जगह, तो युग्मनज बनाता है। युग्मक क से बनता है, युग्म न ज बन के जाइगोट कहते हैं। जाइगोट बना फिर आगे चल के यही जाइगोट नया जीव का जन्म लेता है। और नया जीवन की शुरुआत है, इसी घटना को कहते हैं लैंगिक जनन हो गया। नया जीव बन गया तो लैंगिक जनन हो गया, इसी को कहते हैं नए लैंगिक जनन। यही लिखा होगा यहाँ। नर मादा के युग्मक दोनों मिलेगा तो जुग्मनज से बनेगा जाइगोट है। वही जुग्मनज को इंग्लिश बोलते हैं जाइगोट। यही जाइगोट से नए जीवन की शुरुआत होता है। इस घटना को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन हो गया। यही चीज़ यहाँ लिखा होगा।
पौधे की तरह जंतु भी नर मादा के युग्मक बनाते हैं और संलयित होकर जुग्न बनता है। जुग्न से नए जीव बनता है, नया जीव बन गया तो लैंगिक जनन कहला गया। देखिए नर जननांग देखते हैं। नर के जननांग यही है चित्र, है ना। शुक्राणु नलिका कहते हैं, सीसन है, ये शुक्राणु नलिका है, ये सीसन है, ये पूरा एक है, ये पूरा सीसन है, ये सीसन है और ये सीसन हो गया, ये हो गया आपको, ये क्या हो गया, ये हो गया आपको वृषण। कहा नर जननांग में एक जोड़ी वृषण होता है। देख नर जननांग में एक जोड़ी, दूगो जोड़ी, एगो ना हो गया, एक जोड़ी का मतलब दूगो वृषण हो गया, मतलब दूगो हो गया तो एक जोड़ी है। वृषण क्या करता है कि शुक्राणु नर बनाता है। दो शुक्राणु नल का एक सीसन लिंग होता है। दो शुक्राणु है, शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु नल का भी दो हो, एक इस साइड है, एक इस साइड है, मैंने एक जोड़ी हो गया। अब ये को सीसन है, सीसन की संख्या एक है जी, एक सीसन लिंग होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करता है। वृषण का करता है वृषण, ये वृषण दोनों है सर, एक जोड़ी है ना। नर युग्मक उत्पन्न क्या करता है, वृषण से बनता है शुक्राणु, नर वाला शुक्राणु बनता है। यही वृषण नर युग्मक उत्पन्न करता है। नर युग्मक होगा और नर युग्म मतलब का मेल और फीमेल दोनों में जाएगा तो नर युग्मक उत्पन्न करेगा, और नर युग्मक उत्पन्न करेगा तो यही नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। वृषण जो है शुक्राणु उत्पन्न करता है, कितना, लाखों के लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। यह शुक्राणु सूक्ष्म होता है, बहुत अधिक सूक्ष्म होता है ना। एक भाग पूछ, फिर मध्य भाग, फिर सिरा होता है। देख लीजिए यहाँ पर, यही है शुक्राणु, लाखों का लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। एक पूछ होता है, मध्य भाग होता है, मध्य भाग, फिर सिर होता है। ये कोशिका का होता है ये शुक्राणु, मानव का शुक्राणु हो गया। देखिए यहाँ पर, तो वृषण एक जोड़ी है। शुक्राणु नर शुक्राणु दोनों इका का युग्मक उत्पादन करता है, और नर युग्मक उत्पादन करता है, नर वाला युग्मक उत्पादन करता है, जिससे शुक्राणु निकलता है। यही शुक्राणु जो है, इसी को युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु, यही शुक्राणु लाखों के लाखों संख्या में होती है। यही शुक्राणु जो है अधिक सूक्ष्म होता है। एक पूछ होता है इसमें, एक मध्य भाग होता है, एक सिर होता है शुक्राणु में। यही शुक्राणु है। तो मानव का शुक्राणु देखे पूछ, मध्य भाग, सिर होता है। लाखों का लाखों होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, एक कोश की होता है। फिर देखेगा नर युग्मक का निर्माण होता है, इसे शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक का निर्माण होता है, इसे शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु दो भाग में तीन भाग होता है, सिर मध्य भाग पूछ देखे। शुक्राणु के तीन भाग, सिर मध्य भाग में पूछ देखे। सीसन में लिंग की मात्रा एगो लिंग होता है, और शुक्राणु नलिका वाहिनी, नलिका में वाहिनी एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी नलिका भी होता है। शुक्राणु निकलने के लिए नलिका होता है। यहाँ से शुक्राणु निकल के घूम करके एक में आ जाता है शुक्राणु, जो लाखों के लाख होता है इसमें संख्या, और सूक्ष्म होता है, कोशिका होता है शुक्राणु, है ना। जो तीन भाग होता है, पूछ, सिर और मध्य भाग होता है शुक्राणु के। तो मानव को शुक्राणु देख लिया, पूछ, मध्य भाग, सिर। सवाल उठा है कि शुक्राणु में पूछ किस काम आता है। ये जो शुक्राणु है, शुक्राणु में पूछ क्या रहता है। पूछ काम यही है ना कि गति करने में, गति करेगा, इसलिए अंडाणु तक जाएगा। मादा का जो अंडाणु होता है वहां तक जाता है गति करते करते। मादा का अंडाणु तक जाने के लिए ही पूछ काम करता है, अंडाणु तक जाने के लिए। इस प्रकार हम लोग मानव में नर जननांग देख लिए, तीन भाग था। मानव में नर जननांग, वृषण, सीसन, शुक्राणु नलिका। अब देखते हैं मादा जननांग, मादा वाला देखते हैं। मादा जननांग के तीन भाग, इसका भी तीन भाग है। नर जननांग के भी तीन भाग देख ले।
अब मादा जननांग के भी 3 भाग है। कौन कौन? ये गर्भाशय, ये गर्भाशय है, ये है अंडवाहिनी, ये दोनों क्या है? ये हो गया अंडवाहिनी। अंडवाहिनी माने अंडा जाने के लिए। यही गति शुक्राणु का में, शुक्राणु को जो पूछ होता, पूछ गति करने में काम करता है। यही गति से अंडाणु तक जाएगा। गति करते करते कहाँ तक? अंडाणु तक चल जाएगा। यही अंडाणु है। मादा में, नर में वृषण होता था, वृषण था, वृषण। और महिला में, मादा में अंडाणु होता, अंडाणु। ये अंडाणु इसलिए अंडवाहिनी हो गया। और शुक्राणु निकल रहा था ना, नर से क्या निकल रहा था? शुक्राणु। वृषण से शुक्राणु निकलता है। यही शुक्राणु जा रहा था रास्ता से, इसलिए शुक्राणु नर का कहते हैं। अब अंडा निकल कर जाता है, इसलिए अंडवाहिनी कहते थे, अंडवाहिनी। इसमें गर्भाशय होता है, इसमें शीशन होता है। गर्भाशय। तो मादा जननांग के 3 भाग कौन कौन? अंडवाहिनी, अंडाणु, अंडाशय, अंडाशय, ये अंडाशय हो गया, अंडाशय है। अंडाशय भी कितना जोड़ा दिख रहा है? तो 2 जोड़ा अंडाशय है। 1 जोड़ा बोलो, 1 जोड़ा अंडाशय, 2 होते, 1 जोड़ी होती है। फिर अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी। फिर ये गर्भाशय है, गर्भाशय। 3 भाग हो गया। अंडाशय जो है, अंडाशय 1 जोड़ी होती है, 2 होते, 1 जोड़ी हो गया। अंडवाहिनी भी 1 जोड़ी है। अंडाशय से मादा युग्मक निर्माण होता है। अंडाशय से मादा युग्मक निकलेगा। और वृषण से, ये भी 1 जोड़ी है, वृषण से नर युग्मक बनेगा। यही नर युग्मक से शुक्राणु बनता है। अंडाशय से मादा युग्मक और वृषण से नर युग्मक। अंडाशय से मादा युग्मक बनता है। अंडाशय को अंडाणु कहते हैं। अंडाशय को ही अंडाणु भी कहते हैं। तो मानव में मादा जननांग। अंडाशय का देखें, अंडाशय मादा युग्म बना रहा था। यही मादा युग्म को अंडाणु कहते हैं। मादा युग्म को अंडाणु भी कहते हैं। अंडाणु में डिंब। यही अंडाशय है। अंडाशय से मादा युग्म बन रहा था। यही अंडाशय मादा युग्म कहते हैं। और मादा युग्म को कहते हैं हम लोग अंडाणु कहते हैं जी। ऐसे क्रम में था। वृषण से बनता है नर युग्म, नर युग्म को शुक्राणु कहते हैं। उसी तरह अंडाशय से मादा युग्म बनता है, मादा युग्म को ही अंडाणु कहते हैं। अंडाणु को हम डिंब भी बोलते हैं, डिंब। कैसे मानव का शुक्राणु वृषण से निकल रहा था, वृषण से बनता है, निकलता है। वृषण से नर युग्मक बनता है। यही नर युग्मक को, नर युग्मक, युग्म ना जी, हाँ युग्मक है। नर युग्मक उत्पन्न होता है, यही शुक्राणु निकलता है। इसी को शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु एक कोशिका होता है। शुक्राणु एक कोशिका है। उसी तरह से मादा के अंडाशय, अंडाशय से बनेगा मादा युग्मक। नर वृषण से बन रहा था नर युग्मक, तो उसी तरह से मादा में अंडाशय होता है। तो अंडाशय से मादा युग्म बनेगा। मादा युग्मक को ही अंडाणु कहते हैं। अंडाणु भी एक कोशिका होता है, अंडाशय 1 जोड़ी होती है, 1 जोड़ी अंडाशय है। अंडाशय से प्रति महीना दोनों में से कोई योगों में प्रति महीना दोनों से कोई योगो अंडाशय से प्रति माह एक विकसित, कैसा विकसित है, विकसित अंडाणु निर्माण होता है। अंडाशय से प्रति माह एक विकसित अंडाणु निर्माण होता है ना। मादा युग्म होगा प्रति महीना, तो अंडाणु बनेगा। तो यही अंडाणु अंडाशय से निकलता है। अंडाशय से प्रति माह एक विकसित अंडाणु निर्माण होगा। यही अंडाणु, यही अंडवाहिनी, अंडाणु का निर्माण अंडवाहिनी में होगा। अंडवाहिनी में यहाँ से एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलेगा। यही एक अंडाणु विकसित रहेगा और
बनेगा कहाँ, बनेगा कहाँ, अंडाशय से अंडाणु बनेगा, अंडाणु बनेगा अंडवाहिनी में। कहाँ बनेगा, यही अंडवाहिनी में बनता है। अंडाशय से एक अंडाणु बनेगा, अंडाणु यही अंडवाहिनी में जाकर बनेगा। अंडाशय से अंडाणु, अंडाशय से निकलेगा और बनेगा जाकर अंडवाहिनी में, अंडाणु बनेगा। यही अंडाणु जो है एक कोशिका होता है। तो क्या कहते हैं, अंडाशय एक जोड़ी होता है, अंडाशय से मादा जुग्म होता है प्रति महीना, और प्रति महीना निकलता है तो अंडाणु निकलता है, इसी को अंडाणु कहते हैं। मादा जुग्म को अंडाणु कहते हैं। अंडाणु एक कोशिका होता है, अंडाणु को डिम्ब भी बोलते हैं। अंडाशय से प्रति महीना एक विकसित अंडाणु निकलता है, अंडाशय से अंडाणु निकलता है, अंडवाहिनी में बनता है। अंडाणु जब निकलता है तो अंडवाहिनी, यही अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी में बनता है। अंडाशय से अंडाणु निकलेगा, यही अंडाणु कहाँ बनेगा, निर्माण होगा, तो अंडवाहिनी में। इसी को बड़ा फिगर करते देख, गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। अब अंडाशय से अंडाणु का विकास होता है, और गर्भाशय में शिशु का विकास होता है, शिशु का। चलिए, अंडाशय का बड़ा फिगर, अंडाशय से क्या बनता है, अंडाणु। इसी अंडाणु को बड़ा फिगर कर देखते आगे। देखिए, अंडाशय से क्या बना, मानव का अंडाणु, मादा जुग्म है, यही मादा जुग्म को अंडाणु कहते हैं। अंडाणु में देखिएगा, या जुग्म में देखिए एक केंद्रक है, क्या है, एक केंद्रक होता है। जिस तरह से मानव का शुक्राणु, नर का शुक्राणु एक कोशिका था, इसलिए मादा का भी जुग्मक है, अंडाणु है, एक कोशिका होता है। अंडाणु, अंडवाहिनी के इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब ही बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ये जो अंडाणु है ना, अंडाणु अति सूक्ष्म होता है, तो शुक्राणु भी बहुत अति सूक्ष्म था। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य में अथवा बहुत बड़े भी होते हैं। मनुष्य में बहुत छोटा होता है, मनुष्य में अंडाणु बहुत छोटा होता है, जबकि बहुत बड़े होते हैं मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं। जैसे कि मुर्गा में अंडाणु बहुत बड़ा होता है, मनुष्य में भले छोटा होता है, लेकिन मुर्गा के अंडा बहुत बड़ा है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। पूछेगा सबसे विशाल अंडाणु शुतुरमुर्ग का होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करता है, देख लिए, यही मादा युग्मक जिसे अंडाणु डिम्ब कहते हैं। मादा युग्मक का बोलते हैं, अंडाणु या डिम्ब कहते हैं। चित्र भी देख लीजिए, 6.4 में देख लीजिएगा, यही मादा अंडाणु है। इसी मादा अंडाणु को मादा युग्म से बनता है, मादा अंडाणु। मानव में, स्त्रियां में खास करके प्रति मास दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिम्ब का निर्माण अंडवाहिनी में होता है। दोनों में से क्या होता है, दोनों जो अंडाशय है वो किसी एक में से प्रति महीना विकसित निकलता है, अंडवाहिनी में निकलता है, क्या, अंडाणु बनता है। अंडाशय से अंडाणु निकलता है अंडवाहिनी में। गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है, शुक्राणु के। गर्भाशय क्या है, गर्भाशय में शिशु का विकास होता है, गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक एकल कोशिका है। जब नर में का शुक्राणु निकल रहा था, नर के जुग्मनज में से निकला था शुक्राणु, उसी तरह से मादा के अंडाशय से निकला था अंडाणु। ये दोनों क्या है, एकल कोशिका है दोनों। मादा का अंडाणु एकल कोशिका है, नर
मानव के यानी नर का शुक्राणु ये भी एकल कोशिका है। अंडाणु अति सूक्ष्म होता है। अंडाणु सूक्ष्म होता नहीं है, अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकता है। जैसे मानव में अंडाणु सूक्ष्म होता है, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं। बहुत बड़ा वाला कहेगा तो मुर्गा के अंडा बड़ा है, और सबसे बड़ा शतुर का अंडा सबसे विशाल अंडाणु है। अंडाणु है, अंडाणु अंडाशय से बनता है। शुक्राणु नर के युग्मक से बनता है। शुक्राणु नर के युग्मक से बनता है। नर के युग्मक से बनता है शुक्राणु, और मादा के अंडाशय से बनता है अंडवाहिनी में अंडाणु, जिसको कहते हैं डिम्ब भी बोलते हैं। जब ये दोनों का निषेचन हो जाता है, दोनों का संलयन होता है, तो बनता है निषेचन। कह रहा है जब निषेचन होगा तो मादा से निकलेगा अंडाणु, जनन प्रक्रम का निषेचन में जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु अंडाणु का संलयन होता है। शुक्राणु अणु का संलयन होता है तो निषेचन होता है। देखिए शुक्राणु मादा, नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु, अंडाशय से निकलता है अंडाणु। दोनों का ये है आपको शुक्राणु, ये भी एक कोशिका है, और अंडाणु ये भी एक कोशिका है। दोनों का संलयन होता है। ये है मादा का अंडाणु, ये दोनों का संलयन होता है। सब आता है, सब में एक ही का संलयन होता है, जिसके कारण एक बच्चा पैदा होता है। तो पहला चरण में शुक्राणु अंडाणु का संलयन होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाशय के साथ संलयन हो जाता है। कह रहा है जब शुक्राणु आता है बहुत सारा, जिसमें से एक शुक्राणु अंडाशय से संलयन होता है, मिल जाता है। मिल गया तो इसको कहते हैं संलयन होना। अंडाणु शुक्राणु का मिलना निषेचन कहलाती है। वही कह रहा निषेचन के समय, जब निषेचन होता है तो निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयन होकर एक हो जाते हैं। अब एक हो जाते हैं, इसको निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है ना। शुक्राणु अंडाणु जब योग मिल जाता है निषेचन कहते हैं। अब ये सब योग हो जाता है, शुक्राणु अंडाणु ये दोनों आता है, मिलता है तो दोनों कहा जाता है एक हो जाता है। अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलकर के एक होता है। अब एक हो गया तो इसको कहते हैं युग्मनज बन गया। अब क्या बन गया? युग्मनज। निषेचन हुआ तो माना कि युग्मनज हो, युग्मनज। शुक्राणु और अंडाणु संलयन होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम से युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन जो होता है, निषेचन दो प्रकार से हो सकता है, एक आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। मोटा मोटी समझ लीजिए, शुक्राणु आएगा और अंडाणु दोनों मिलेगा तो निषेचन होगा। अब ये दोनों एगो हो जाता है, एगो मिलके यानी कि पूरा निषेचन हुआ। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। निषेचन के बाद युग्मनज हो गया, एक हो गया संलयित केंद्र बनाता है। ये कहा है संलयित केंद्र है ना। नर और मादा दोनों के मिलन से युग्मनज हुआ, यही संलयित हुआ, संलयित केंद्र है ये दोनों मिलेगा ना तो एक होता है। एक होकर के बन जाता है निषेचन। निषेचन से एक होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज बन जाता है। निषेचन भी दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन, एक बाह्य निषेचन। आंतरिक होता है निषेचन जो है, आंतरिक निषेचन में निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, और शरीर के अंदर होगा मादा के आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मानव, बकरी, गाय, मुर्गा आंतरिक निषेचन में आते हैं। बाह्य में होता है आंतरिक में अंदर निषेचन। मानव, बकरी, गाय, मुर्गा कभी देखे भरी अंदर ही पेट में पलता है बच्चा। बाह्य निषेचन
कि शरीर के बाहर होता निषेचन, जैसे मछली मेढक का निषेचन शरीर के बाहर होता है। क्रम से याद कर लेना। जिग्मनज बनता है तूतक निर्माण करता है। जैसे शुक्राणु, नर के शुक्राणु वृषण से निकलता है शुक्राणु, अंडाणु मादा के अंडाशय से निकलता है अंडाणु। जब ये दोनों मिलता है तो बनता है निषेचन। निषेचन एक होकर के बनता है जिग्मनज। यही जिग्मनज से बनता है। जिग्मनज में केंद्र होता है क्रम से जिग्मनज से फिर बनेगा उत्तक से बनेगा अंग से बनेगा अंग तंत्र से बन जाएगा शरीर। जिग्मनज उत्तक अंग तंत्र शरीर बनता है शरीर। ये माता से अंडाशय, शुक्राणु पित्ताशय, दो गो के मिलने से बना, इसलिए अगला संतान जो आता है तो माता से आता है अंडाणु और शुक्राणु पिता से आता है। इसलिए शुक्राणु है, शुक्राणु पिता से और अंडाशय से अंडाणु निकलता है माता से। दोनों के मिलने से बनता है, इसलिए अगला संतान जो होगा कभी कुछ चेहरा पिता की तरह तो कुछ चेहरा माता की तरह होता है। अपने भाई बहन में देखिए पता चल जाएगा। तो ये कुछ चेहरा माता की तरह लक्षण, कुछ लक्षण माता की तरह तो कुछ लक्षण पिता की तरह होता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माता के अंडाणु और पिता के नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। यही दोनों होता है। इसलिए कुछ लक्षण माता से मिलता है तो कुछ लक्षण पिता से वसानुगत होता है, लक्षण चल जाता है। कुछ लक्षण माता वाला जाता है लक्षण, इसी को वसांगति कहते हैं। पिता वाला माता वाला वसांगति लक्षण नयका जन्म में आ जाता है, नयका संतान में आ जाता है। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, चलिए वही है चीज लिख लो। आंतरिक निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी आदि में। तो निषेचन हम लोग देखें, निषेचन दो प्रकार से होता है, आंतरिक बाह्य। तो बाह्य देखते हैं। बाह्य होता है आपको बाह्य निषेचन क्या है तो सुनिए। कुछ जीव का बाह्य निषेचन होता है, जैसे मेढक के देख लीजिए, मेढक के निषेचन है ना, जेली की एक परत अंडों की एक साथ रखते हैं। जेली की एक परत होता है, यही जेली की एक परत अंडों को बांध कर रख लेता है। ये मादा के अंडा है, मेढक के अंडा है, ठीक ना, मेढक के अंडा। जेली के परत का रहता है, इसको सब एक तरह बांध कर रख ले रहता है। जेली की परत लगल है और मादा के अंडा को बांध के रख ले, कहीं इधर उधर न चल जाए। मुर्गा का अंडा जो है कवच से ढका रहता है, जबकि मेढक का अंडा कवच से नहीं ढका रहता है। इसलिए जेली में पानी की तरह रहता है, वो बांध कर रख ले रहता है अंडा को। जब मादा इसको छोड़ देती है ना, मादा छोड़ कर चल जाता है, मादा अंडा देती है, मादा अंडा देती है। अब मादा अंडा देती है और नर जो आता है, नर मेढक अंडा है, नर मेढक आता है, इस पर शुक्राणु छोड़ देता है। शुक्राणु छोड़ता है, वही शुक्राणु जो है, नर का शुक्राणु कैसा रहता है, पूंछ ऐसा रहता है। शुक्राणु लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरता रहता है ना जी, पूंछ की तरह रहता है। नर का शुक्राणु पूंछ की तरह रहता है, इधर उधर तैरते रहता है। और शुक्राणु जब अंडकोश के संपर्क में आता है, शुक्राणु जब यही अंडकोश मादा के अंडा है, यही शुक्राणु जब मादा के अंडा से संपर्क करता है, दोनों है ना, ये दोनों का संपर्क होता है तो निषेचन हो गया। और जब निषेचन हो गया दोनों के, तो नर
जिससे नर और मादा का युग्मक का संलयन हो गया है ना, नर का मादा का युग्मक निषेचन हो गया तो युग्मक भी बन गया, युग्मक बन गया तो शरीर के बाहर होगा, शरीर के बाहर न हुआ, मेढक के शरीर के बाहर हुआ, इसको बाह्य निषेचन कहते हैं। यह मछली, स्टारफिश, जलीय प्राणियों में होता है, मछली में भी होता है। तो बाह्य निषेचन होता है शरीर के बाहर, मछली, स्टारफिश, मेढक, जलीय प्राणी में होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन में मेढक में होता है। मेढक क्या करता है, वर्षा बरसात में तालाब में रहता है। मेढक क्या करता है, मादा मेढक सैकड़ों अंडा देता है और नर शुक्राणु पूंछ के नर शुक्राणु देता है, वही शुक्राणु पूंछ के समान गतिशील रहता है और गतिशील रहता है, जिसका दोनों का निषेचन हो जाता है और निषेचन हो गया तो नया युग्मक बन गया। मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडा क्यों देती है, जो कि मुर्गी एक ही समय में केवल एक अंडा देती है। तो मछली अंडा इसलिए देता है ढेर मनी कि बरसात के समय में आंधी तूफान से, जानवर से, जीव से बहुत सारा अंडा मर जाता है, इसी कारण खराब हो जाता है। इसी कारण 100 अंडा देने से मान लीजिए कि 90 अंडा खराब भी हो गया, 10 जिंदा रहा ना, इसलिए अपना जनन क्षमता बढ़ाने के लिए सैकड़ों अंडा देती है। मादा जैसे ही अंडा देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देती है और जब शुक्राणु छोड़ देता है तो प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहता है। शुक्राणु जब अंडकोशिका से संपर्क होता है तो संलयन हो गया, यानी कि निषेचन हो गया तो युग्मक का निर्माण हो गया, इसी को बाह्य निषेचन कहते हैं। मछली स्टारफिश जलीय पौधा में होता है और मेढक में भी होता है। वही मेढक वर्षा बरसात के दिनों में तालाब में रहता है। मेढक, मादा मेढक, नर मेढक दोनों रहता है। मादा मेढक सैकड़ों अंडा देती है, नर शुक्राणु छोड़ता है या पूंछ से घूमते घूमते अंडा में टच होता है, जिस कारण बहुत सारा संलयन हो गया, उसका निषेचन हो गया, युग्मक बन गया। देखिए, क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है? तो देखिए परखनली शिशु का होता है। बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवानी अवरुद्ध हो जाती है। कुछ स्त्री की जो अंडवानी है, अंडवानी ये लाइन हो गया, ये अंडवानी है, ये जो लाइन देख रही है ये पूरा अंडवानी है, यही यहाँ पर अवरुद्ध हो गया। ये अंडाशय है, अंडाशय में अंडाणु बनता है। अब अंडाणु यहाँ बना, अंडाशय में अंडाणु जाने वाला रास्ते नहीं इधर है, अब इधर से शुक्राणु आएगा और शुक्राणु इधर जाबे न करेगा, अंडाणु इधर जाबे न करेगा, शुक्राणु इधर जाबे न करेगा, अंडाणु के पास इधर शुक्राणु आया और इधर अवरुद्ध होने के कारण शुक्राणु अंडाशय में अंडाणु के साथ नहीं मिल पाया, जिसके कारण बच्चा जन्म नहीं होगा। इस स्थिति में क्या होता है सुनिए, वही कह रहा है कुछ स्त्रियों का अंडवानी अवरुद्ध हो जाता है। अंडवानी अवरुद्ध हो गया, रोकआउट हो गया, यहाँ पर शुक्राणु इधर जब न करेगा तो ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं। शिशु यहाँ पैदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ अंडाशय में अंडाणु है और शुक्राणु जब न करेगा, तो बच्चा कैसे जन्म लेगा। तो ऐसे स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती, मैंने शिशु उत्पन्न नहीं कर पाती है ऐसे स्त्री, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंचता। शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता, शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाया। तो डॉक्टर, ऐसी स्थिति में डॉक्टर, चिकित्सक जो होता है, चिकित्सक ताज़ा अंडाणु लेता है, ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए, कितना, कुछ घंटा के लिए एक साथ रखता है। ताज़ा शुक्राणु निकालता है और ताज़ा अंडाणु निकाल करके कुछ घंटे तक साथ में रखता है। जिसे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन
शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। आईवीएफ हो सके मतलब कि आई से इन विट्रो विष होगा निषेचन, इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन होना, प्राकृतिक कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो जुग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। बाहरी ताज़ा अंडाणु ताज़ा शुक्राणु लेकर के बाहरी क्या करते एक कुछ घंटे के लिए निषेचन करवाता है। जब निषेचन हो गया तो वही जुग्मनज बन गया। जुग्मनज को 1 सप्ताह के लिए शरीर से बाहर रखते हैं, फिर बाहर रखने के बाद फिर शरीर में डाल दिया जाता है। वही कह रहा 1 सप्ताह तक विकसित जुग्मनज बनता है। निषेचन के बाद जब जुग्मनज हो जाता है तो 1 सप्ताह के लिए विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में फिर डाल दिया जाता है। जब गर्भाशय में ही बच्चा का शिशु का विकास होता है, इसलिए माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास हो जाता है। शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। जो बच्चा जन्म लेता है सामान्य बच्चा की तरह होता है, ये नहीं कि दूसरा ढंग का होगा। इस तकनीकी द्वारा जन्मे शिशु के परखनली शिशु कहते हैं। क्यों बाहर रखे 1 सप्ताह के लिए, इसलिए उसको परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है। परखनली शिशु को मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है। भले परखनली में रखता है लेकिन विकास तो आखिर गर्भाशय में हुआ, इसलिए इसको परखनली में नहीं विकास होता, इसलिए इसका मिथ्या कहते हैं, परखनली शिशु कहते हैं। कुछ नहीं है। इधर से कभी कल देखिएगा मादा के अंडवाहिनी है, नलिका है, इस अवरुद्ध हो जाता है, जिस कारण इधर से शुक्राणु नहीं जा पाता, नहीं जाएगा तो अंडाणु से नहीं मिलेगा तो बच्चा जन्म नहीं लेगा। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करेगा कि ताज़ा अंडाणु लेकर के और ताज़ा शुक्राणु लेकर दोनों को मिलाएगा बाहरी, और दोनों को मिला करके है ना कुछ घंटे के लिए निषेचन करवा देगा। निषेचन होगा, जुग्मनज होगा, निषेचन के बाद जुग्मनज भी हो गया, अब फिर इसमें गर्भाशय यहाँ है, गर्भाशय में डाल देता है। 1 सप्ताह के लिए बाहरी विकास होता है ना। 1 सप्ताह के बाद अंदर गर्भाशय में डाल दिया जाता है, और गर्भाशय में डाला गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ बच्चा का विकास होगा जनरल बच्चे की तरह, है ना। इसी को कहते हैं परखनली शिशु कहते हैं, जिसका नाम है मिथ्या। सवाल उठ रहा है कि मछली और मेढक जो है सैकड़ों अंडा क्यों देता है, तो पीछे पढ़ चुके हैं, सुनिए। तो मछली और मेढक अंडा इसलिए देते हैं धैर्य मनी, इसका आंसर यही है कि यद्यपि यह जंतु जो है मछली और मेढक जो है बहुत सारा अंडा देने का कारण है, इसलिए है कि जंतु जो है सैकड़ों अंडा देता है। मछली मेढक सैकड़ों अंडा देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित भी करते हैं। सैकड़ों अंडा, लाखों का लाखों शुक्राणु भी बनता है, लेकिन सारा अंडा का निषेचन नहीं होता। सोचिएगा अंडा दे दिया शुक्राणु दोनों का निषेचन हो जाए तो नहीं, सबके निषेचन नहीं होता। अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन नहीं होता सबका। यह नया जीव नहीं बनाता। जब निषेचन न होगा सबके तो सबका नया जीवन नहीं बन पाता है। इसका कारण है कि अंडा एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, अंडा जो शुक्राणु है हमेशा निरंतर जल की गति में वायु से प्रभावित होते रहता है, अनावरित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे जंतु भी रहते हैं जो इन अंडों को भोजन करते हैं, अतः अंड कोशिकाओं और शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होता है। अंड कोशिका भी बहुत सारा मात्रा में निकलता है, शुक्राणु भी बहुत संख्या में निकलता है, होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन हो जाए तो अगला पीढ़ी बन जाए। इसलिए सैकड़ों अंडा और लाखों शुक्राणु छोड़ा जाता है पानी में, मेढक और मछली छोड़ते हैं। हालांकि मेढक का निषेचन आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, आंतरिक भी होता है बाहरी भी होता है मेढक का निषेचन। कोशिका से ऊतक बनता है।
ऊतक से अंग बनता है। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, फिर अंग तंत्र से जाकर अंत में शरीर बनता है। शरीर, कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, शरीर बनता है। शरीर। ये चित्र युग्मनज का बनना, वही युग्मनज बन जाता है तो युग्मनज से बनता है भ्रूण का विकास। युग्मनज से क्या बन रहा है? भ्रूण बन रहा है। ये में देखिए भ्रूण कैसे बन रहा है, सुनिए। शुक्राणु गया, शुक्राणु यहाँ अंडाशय में आया, अंडाशय में अंडाणु बनता है। यही अंडाशय है, अंडाशय में अंडाणु बनता है ना। युग्मनज अंडाशय, दोनों माता का अंडाशय अंडाणु और पिता के शुक्राणु दोनों मिलता है, दोनों का निषेचन होता है। यह है अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग सब दिख रहा है। तो अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलता है माता पिता के, दोनों का निषेचन होता है, जिसको कहते हैं दोनों एक हो जाता है। जब दोनों एक होता है तो यहाँ से एगो फ्लूइड ट्यूब अंडवाहिनी से निकलते हुए युग्मनज का निर्माण होता है। माता और पिता दोनों के, माता के अंडाणु और पिता का शुक्राणु दोनों के मिलता है तो एगो बन जाता है। अब बीच में केंद्रक भी होता है, अब एगो बनता है, उसे युग्मनज कहते हैं ना। देख रहे शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल रहा है तो निषेचन होता है, निषेचन दोनों एक हो जाता है, दोनों एक हो जाता है, उसको युग्मनज कहते हैं। युग्मनज में संलयन केंद्र भी होता है, वही दोनों एक हो गया और दोनों हो गया युग्मनज कहते हैं माता पिता। इसमें संलयित केंद्र भी होता है। यही एगो युग्मनज मिल करके अंडवाहिनी से होते हुए बाहर निकलता है, जिसको तो गर्भाशय, गर्भाशय में आ गया युग्मनज। युग्मनज कहाँ गया? निषेचन होते होते यहाँ निषेचन हुआ, निषेचन नहीं हुआ, निषेचन के दौरान, निषेचन के बाद युग्मनज बना, युग्मनज बन गया तो युग्मनज यही युग्मनज होते हुए यह गर्भाशय में आता है। और गर्भाशय में ही ये पूरा गर्भाशय एरिया है, गर्भाशय में यहाँ आ गया, यहाँ गर्भाशय, यहाँ भ्रूण का निर्माण होता है, रोपित भ्रूण, यही भ्रूण हो गया, यही भ्रूण हो गया। ये अंडोत्सर्ग हो गया, अंडोत्सर्ग हो गया, यही भ्रूण हो गया, यही बच्चा का विकास होना शुरू होता है भ्रूण में। बी में बोल रहा है यही युग्मनज से भ्रूण का निर्माण, यही माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु से युग्मनज बना। युग्मनज गर्भाशय में आता है, गर्भाशय आएगा तो भ्रूण का, रोपित भ्रूण का निर्माण हो गया। वही युग्मनज से क्या देखे भ्रूण का निर्माण होगा, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हो गया। बी में कहा कोशिका का पिंड आवर्धित, वही है, यही कोशिका जो है इसका बहुत आवर्धित करके बड़ा करके दिखाया गया है, जो माता पिता के मिलने से बना रहे युग्मनज। कोशिका का पिंड आवर्धित बी में। सी में का भ्रूण का गर्भाशय में, भ्रूण का गर्भाशय में रोपण आवर्धित, यही जो भ्रूण बना यहाँ गर्भाशय में, इसका बड़ा करके चित्र दिखाया गया है। तो ये हो गया पूरा, है ना। ये जो देख रहे हैं ये जो किनारे किनारे जो देख रहे हैं, वही किनारे किनारे जो देख रहे हैं, ये गर्भाशय भित्ति है, ये गर्भाशय भित्ति हो गया। ये जो है विकसित होता भ्रूण, यही भ्रूण विकास हो रहा है बच्चा का। चलिए प्रत्येक नजर देखते हैं। कह रहे एकल कोशिका जो होता है, एकल कोशिका जो है, जो युग्मनज बनता है एकल कोशिका, यहाँ भ्रूण का वही कर एकल कोशिका किस प्रकार बड़ा जीवन बन जाता है। तो भ्रूण का परिवर्धन निषेचन के परिणाम से युग्मनज बनता है। जब निषेचन हो जाता है, निषेचन होता है माता पिता से यहाँ पर, तो युग्मनज बनता है। युग्मनज में माता पिता दोनों का शुक्राणु और अंडाणु होता है। निषेचन के परिणाम से युग्मनज बनता है, जो विकसित
होकर भ्रूण में परिवर्तन होता है। यही विकसित आगे होगा, इसका विकास जुग्नज हो गया, जुग्नज से बनेगा भ्रूण, बनेगा गर्भाशय में। यही जुग्नज विकास होगा तो भ्रूण में कन्वर्ट होता है। जुग्नज लगातार विभाजित होकर के कोशिका के गोल में बदल जाता है। यही जुग्नज टूटते रहा, टूटे टूटे, देखिए कितना टूट गया, टूटते टूटते गोल बन जाता है जुग्नज। जैसे जुग्नज गोल हो गया, वही कह रहा, जुग्नज लगातार विभाजित होकर के कोशिका के गोल में बदल जाता है, कोशिका गोल में बदल गया। बी देखना देगा। तत्पश्चात कोशिका का गोल हो गया, किसका कोशिका है, तो जुग्नज, जब यही जुग्नज टूटता है फूटता है तो कोशिका के गोल में कन्वर्ट है, कोशिका बन जाता है जो गोल हो जाता है। किसके टूटने से बनता है, तो जुग्नज के टूटने से कोशिका बनता है। वही कह रहा, जुग्नज लगातार विभाजित होकर कोशिका के गोल में बदल जाता है। तब तत्पश्चात जब कोशिका गोल में बदल जाता है, कोशिका के गोल में बदल गया, यह कोशिका है, ये कोशिका जाके गर्भाशय में बनेगा भ्रूण। जुग्नज लगातार विभाजित होकर कोशिका के गोले में बदल जाता है। उसके बाद कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है। सब कोशिका का होता है, देखिए जुग्नज का होता, जुग्नज हो गया, जुग्नज देखे टूटने लगा, टूटते तो देखे बहुत सारा कोशिका में बदल गया। यही जुग्नज टूटता है तो कोशिका में, है ना, इसको बहुत सारा देखिए छोटा छोटा है, यही कोशिका में कन्वर्ट हो गया, छोटा छोटा टुकड़ा में बदल गया, छोटा छोटा टुकड़ा में बदल गया, है ना। यही आगे चल के भ्रूण का निर्माण करेगा, है ना। वही का जुग्नज लगातार विभाजित होकर कोशिका के गोले में बदल जाता है। उसके बाद कोशिका समूहीकृत होता है, सब कोशिका टूट गया, बहुत सारा कोशिका, येलो कोशिका अलग 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 सब योग में हो जाता है। सब कोशिका का होता है योग में मिल जाता है। सामूहिक कोशिका समूहीकृत होकर योग में मिल करके तथा विभिन्न ऊतक और अंगों में परिणत होता है। बहुत सारा ऊतक में बन जाता है और अंगों में बन जाता है। बहुत सारा ऊतक में अंग में बन जाता है कोशिका, जो जुग्नज से टूटने से बनता है कोशिका फिर यही बन जाता है, बहुत सारे अंग और ऊतक बनाता है। इस विकसित होती हुई संरचनाएं को भ्रूण कहते हैं। यही जो विकसित होने लगता है यहाँ पर गर्भाशय में, इसी को भ्रूण कहते हैं। यही भ्रूण हो गया। ये विकसित हुई संरचना जो है, संरचना यहाँ से ऐसे विकास होते होते इसी को भ्रूण कहते हैं, भ्रूण हो गया। भ्रूण गर्भाशय के दीवार में रोपित होकर विकसित होने लगता है। यही भ्रूण जो है गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर के भ्रूण यही विकास होता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। भ्रूण गर्भाशय के दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। यही जो गर्भाशय है, इसी का बड़ा चीज पूरा गर्भाशय में भ्रूण है। यही भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, वो भी गर्भाशय भित्ति। भ्रूण गर्भाशय के दीवार में रोपित होकर विकसित होने लगता है। यह भ्रूण का होता है, गर्भाशय के दीवार से टकरा जाता है, रोका जाता है। ये भ्रूण गर्भाशय के दीवार से रोपित है, रोकल गया है, यही विकास होता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होते रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होते रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होते रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग बनता है। जब भ्रूण का निर्माण होता है गर्भाशय में और गर्भाशय भित्ति से रोपित होता है, तो यही भ्रूण धीरे धीरे अपना अंग बनाने से होता है। अंग में हाथ, कान, नाक, आँख सब बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर वही का गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होते रहता है और धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग बन जाता है भ्रूण। शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, पहले यहाँ देख लीजिए। जुग्नज से क्या बना, कोशिका के गोला में कन्वर्ट था ना। ऐसे निषेचन का प्रधान जुग्नज बनता है, जुग्नज से भ्रूण बनता है। निषेचन हो गया, निषेचन से क्या बना, जुग्नज बनता है। और जुग्नज से निषेचन हुआ माता पिता के यहाँ पर, है ना। निषेचन से जुग्नज से बन गया भ्रूण। यही जुग्नज टूटता है, है ना।
जिग्नज भी टूटता है, जिग्नज का डिवाइड होता है तो कोशिका के गोला में बदलता है, कोशिका गोला बन गया, ये कोशिका का गोला बन गया, इसलिए कोशिका समूहित होता है। बहुत सारे इसमें कोशिका है, इसमें बहुत सारे कोशिका का समूह है ना, समूहित होकर के ऊतक अंग बनाता है। ऊतक अंग बनाया, अंग में कौन कौन बनेगा, हाथ पैर अंग बने, अंग भ्रूण, इसी जो संरचना है, ये पूरा संरचना, ये जो संरचना होता है पूरा का पूरा संरचना भ्रूण कहलाएगा। इसको क्या कहते हैं, भ्रूण हो गया। जिग्ना जो डिवाइड होगा, डी से डिवाइड टूटेगा तो कोशिका के गोला में कन्वर्ट होगा, इसलिए कोशिका समूहीकृत होगा तो ऊतक बनेगा, ऊतक से अंग, अंग ये पूरी संरचना को भ्रूण कहते हैं, ये पूरा संरचना को भ्रूण कहते हैं, ये पूरी संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय के दीवार से रोपित होकर विकसित होता है। भ्रूण देख रहे, भ्रूण विकसित होता, भ्रूण गर्भाशय के दीवार से भ्रूण का विकास होते हुए गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और धीरे धीरे वही भ्रूण शरीर के अंग जैसे हाथ पैर बनाना शुरू होता है। हाथ पैर सब भ्रूण में निर्माण होने लगा। सिर, आँख, कान इत्यादि विकसित हो जाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों के पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों के पहचान, अगर ऐसे तो विकास होने लगता है, गर्भाशय में ही भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग बनता है, जैसे हाथ पैर होने लगता है, सिर, आँख, कान बन जाता है, विकसित हो जाता है। तो भ्रूण की वह अवस्था, भ्रूण में भी यही भ्रूण है, भ्रूण के अंदर ये पूरा भ्रूण है, भ्रूण के अंदर ये पूरा भ्रूण है, भ्रूणों के अंदर भ्रूणों की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों के पहचान होने लगता है कि हाथ है, गोड़ है, पहचानने लगता है, हो सके गर्भ कहलाता है। यही गर्भ हो गया। गर्भाशय में भ्रूण, ये भ्रूण था, भ्रूण में हाथ गोड़ पहचान होने लगा तो उसे कहते गर्भ कहते, ये गर्भ हो गया। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु जन्म देता है। गर्भ का विकास पूरा हो गया। गर्भाशय में भ्रूण था, अब पूरा गर्भाशय का विकास हो गया, पूरा गर्भ का विकास हो गया। गर्भ किसे कहते हैं, जहाँ जो भ्रूण था, ये जो भ्रूण है, हाथ गोड़ का पता नहीं चल रहा अभी, यही भ्रूण का जब हाथ गोड़ का पता होने लगता है उसे कहते हैं गर्भ कहते हैं। गर्भ यही गर्भ का पूरा विकास हो जाता है तो माँ जो होती है, माता नवजात शिशु का जन्म देती है। गर्भ में भ्रूण, यही भ्रूण पूरा विकसित हो जाएगा ना, गोड़ हाथ का पता चल जाता है, उससे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय कहते हैं भ्रूण की वह अवस्था जिससे सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। गर्भ का विकास पूरा हो जाता है, गर्भ का पूरा विकास हो जाएगा तो माँ नवजात शिशु का जन्म देता है। गर्भाशय में भ्रूण, ये भ्रूण गर्भाशय का पूरा विकास हो जाता है तो गर्भ का पूरा विकास हो जाएगा तो शिशु का जन्म होता है। सवाल उठा कि मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता, सही बात है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गे भी बच्चे जन्म देती है, तो नहीं। अब जानते हैं कि मुर्गी बच्चे को जन्म नहीं देती है, अंडा देती है, चूजे जैसे जन्म देती है अंडा से। निषेचन के दौरान जब मुर्गी में निषेचन होता ना है, निषेचन के बाद जिग्नज लगातार विभाजित होते रहता है। मानव में भी विभाजित हो रहा निषेचन, जिग्नज टूटते टूटते भ्रूण बन जाता है, कोशिका पत्ते बनता है, बहुत सारा छोटे छोटे कोशिका मिल जाता है, समूह में बन जाता है, वही भ्रूण का निर्माण करता है। तो ही कह रहा निषेचन के दौरान ही जिग्नज लगातार विभाजित होता रहता है, और जब निषेचन के दौरान जिग्नज बनता है, जिग्नज लगातार टूटते टूटते इतना टूटता है और अंडवानी में निषेचन की ओर बढ़ता रहता है। अंडवानी में क्या होता है, अंडवानी में निषेचन बढ़ते रहता है।
तो निषेचन होगा तो जुमट बनेगा, जुमट टूटेगा, अंडवाहिनी में जाके चला जाएगा। इसके नीचे बढ़ने के साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ जाती है। अंडवाहिनी पर क्या होता है, अंडवाहिनी में यही जुमड़ा चल जाता है तो परत चढ़ जाता है। परत चढ़ जाता है, मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच होता है। वही कठोर कवच भी ऐसी सुरक्षित परत से ही बंधल रहता है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बने होने जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडा को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह लगता है। पूछेगा, मुर्गी के जो चूजा देखे हैं अंडा सा निकलता है बाहर, कितना 3 सप्ताह में, यानी 17-21 दिन में निकल जाती है बाहर। अपना मुर्गी को उष्मयान मैंने गर्म करने के लिए अंडे पर बैठती है, तब जाके अंडा 3 सप्ताह में निकल जाता है बाचा बाहर। चूजा कहते हैं इसको, बाकी कुछ नहीं है। बाह्य निषेचन वाले जंतु में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही हो जाता है। बाह्य निषेचन में जो होता है, हम लोग आंतरिक निषेचन में तो भ्रूण का विकास गर्भाशय के शरीर के अंदर नहीं होता है भ्रूण का विकास, लेकिन जिसका बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन वाले जो जंतु होता है उसका भ्रूण का विकास मादा का जो शरीर होता है शरीर के बाहर ही हो जाता है भ्रूण। अब भ्रूण अंडवारण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण भले बाहर विकसित होता है, लेकिन भ्रूण भी बाहर रहे अंदर रहे, लेकिन अंडवारण के अंदर विकसित होता है। भ्रूण अंडवारण के अंदर विकास होता है, अंडवारण के अंदर भी बाहर भी करता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। जब भ्रूण शरीर के बाहर होता है, अंडवारण में होता है, बाहर में भी कहाँ तो अंडवारण में होता है, तो भ्रूण का विकास पूरा हो जाता है अंडवारण में बाहरी, तो अंडोत्पत्ति में टूटता है अंडा, तो जा करके बाहरी बच्चा जन्म लेता है। आपने तालाब या झरने में मेढक के अनेक टेडपोल देखे होंगे, तो मेढक के बच्चा को बोलते हैं टेडपोल कहते हैं। इसी तरह से बनल है भ्रूण, भ्रूण से अंडवारण, तब जाकर बना है टेडपोल। जरायुज का मतलब होता है कि अपने ही तरह के संतान के शिशु को जन्म देना। और अंडप्रजक सजीव अंडे देने, अंडा से जीव बनना अंडप्रजक जंतु कहते हैं। जरायुज का मतलब होता है जीव अपने संतान नए शिशु को जन्म देता है। अपने संतान की तरह अपने चेहरा की तरह नए शिशु को जन्म देना कहलाता है जरायुज। शिशु दे रहा है जन्म तो जरायुज अपनी तरह देना चाहिए। अंडा से अगर बच्चा जन्म निकल रहा है तो उसे अंडप्रजक जंतु कहते हैं। तो गर्भाशय में भ्रूण, ये पूरा गर्भाशय है, और गर्भाशय में ये पूरा ऊपर का है, गर्भाशय है, और गर्भाशय में भ्रूण है। ये क्या हो गया, ये भ्रूण हो गया। तो भ्रूणे में वैसा स्थान जहाँ बच्चा जन्म लेता है, बच्चा का विकास होता है। भ्रूण की वह स्थान जहाँ शारीरिक भागों की पहचान होता है, शारीरिक भाग की पहचान होता है, गर्भ कहलाता है, है ना। भ्रूण की वैसा स्थान जहाँ शरीर बनने लगता है, ये पूरा गर्भ हो गया। गर्भाशय के अंदर भ्रूण के अंदर बच्चा का विकास होता है, गर्भाशय हो गया। और क्या, तो जरायुज अपने संतान से अपने संतान के लिए नए शिशु को जन्म देना जरायुज कहता है। शिशु को जन्म दे रहा है तो जरायुज, और अंडा से बच्चा जन्म ले रहा है तो अंडप्रजक जंतु कहते हैं। जो जीव अंडा देते हैं अंडप्रजक हो गया, अंडा से जीव का निर्माण होता है। अब कुछ जीव है से डायरेक्ट शिशु का जन्म देता है तो जरायुज हो गया, जैसे मानव, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, सब वही चीज यहाँ लिखल है, ठीक ना। शिशु जब जन्म लेता है तो कब तक वृद्धि करता, विकास करता, जब तक वो वयस्क न हो जाए। शिशु जन्म ले लिया,
ये कब तक वृद्धि विकास करते रहेगा, जब तक व्यस्त नहीं होगा तब तक वृद्धि विकास करते रहेगा। वही कह रहे हैं यहाँ पर। नवजात जन्म में जो प्राणी या अंडा रहता है, प्राणी या अंडा के फूटने पर, प्रस्फुटन में फूटने से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वह वयस्क न हो जाए, तब तक वृद्धि करते रहते हैं। जब तक कि वह वयस्क न हो जाए तब तक वृद्धि करते रहते हैं। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। नवजात में कुछ प्रकार के वयस्क होगा तो अलग दिखाई देगा। कुछ ऐसा जंतु है जो नवजात में बच्चा में दूसरा दिखाई देगा और वयस्क होला पर दूसरा दिखाई देगा। मैंने बच्चा पर रहेगा गोड़ हाथ नहीं, और जवान होला पर गोड़ हाथ दिखाई देने लगता है। जैसे मेढक के जीवन चक्र के बारे में देखिए ना 6-5-10, आपको इसी तरह से दिखाई देगा। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्था चरणों को परीक्षण कीजिए। हम तीन स्पष्ट अवस्था को चरण को देख सकते हैं मेढक में। पहले अंडा बनेगा मेढक, अंडा देगा, अंडा से फिर टेडपोल में लार्वा होता है, टेडपोल बनेगा, टेडपोल भी 2 भाग में बढ़ जाता है, एक आरंभिक और विकसित लार्वा, फिर वयस्क में बदल जाता है। देखिए अंडा देगा, अंडा पानी में छलता रहता है ना, छलाल रहता है, जेली से बना, ये सब जेली से बना रहता है, सब पीछे पड़ चुके हैं। पानी में छला रहता है अंडा आगे जाकर विकास होगा तो आरंभिक टेडपोल लार्वा बनेगा। मेढक जैसा नहीं दिख रहा है, मेढक जैसा दिख रहा है नहीं, मेढक जैसा नहीं दिखता है टेडपोल। तो ये आरंभिक टेडपोल है, फिर यही आगे चल के भाग में बढ़ जाएगा, विकसित टेडपोल हो जाएगा। विकसित टेडपोल लार्वा है ना, ये भी है। आगे चल के फिर और विकास हो जाएगा तो वयस्क बन जाएगा। तो 1, 2, 3 मोटामोटी। और टेडपोल लार्वा में 2 भाग बढ़ जाता है, एक आरंभिक टेडपोल लार्वा, एक विकसित टेडपोल लार्वा। इससे थोड़ा विकास ना हुआ तो अंडा से टेडपोल से विकसित हो जाता है, विकास हो गया। ये दोनों के गिन रहे 2, 3 भाग में है ना विकास हो रहा है। तो बचपन में कुछ मेढक जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन इसका विकास हो गया तो मेढक जैसा बन गया। तो इस प्रकार मेढक के बच्चा को हम लोग टेडपोल बोलते हैं। टेडपोल जब टेडपोल रहता है तो मेढक जैसा नहीं दिखाई देता। जैसे कुत्ता का बच्चा पीला होता है, पीला कुत्ता जैसा दिखाई देता है, भले वो बच्चा है, उसी प्रकार ये नहीं दिखाई देता है। जब बच्चा रहता है तो टेडपोल रहता है, सियान होने के बाद मेढक बन जाता है। तो 2, 3 अवस्था में गुजरता है तब जाकर मेढक बनता है। टेडपोल रूपांतरित होकर के वयस्क में बदल जाता है। टेडपोल का है रूपांतरित होकर के वयस्क में बदल गया। जो छलांग लगाता है टेडपोल छलांग नहीं लगाता है। कुछ विशेष प्रयोजन के साथ टेडपोल का कुछ विशेष प्रयोजन होता है टेडपोल में। टेडपोल का वयस्क में बदलना रूपांतरण कहलाता है ना। ये रूपांतरण हो गया। टेडपोल जो है क्या में बदल रहा है, वयस्क में, तो ये रूपांतरण हो गया। वही है रूपांतरण को कायांतरित कहता है जी, कायांतरित। टेडपोल को वयस्क में बदलना कायांतरित कहता है। कायांतरित मतलब टेडपोल लार्वा पानी में आयोडीन, ये टेडपोल लार्वा जो है तो पानी में तैरता रहता है। जब इसको आयोडीन मिलता है तो पानी में टेडपोल लार्वा पानी में आयोडीन मिलने पर विकसित होकर वयस्क बन जाता है। आयोडीन मिलता रहता है, इस कारण विकसित होकर वयस्क बन जाता है। इस घटना को कायांतरित कहते हैं। कायांतरित। तो टेडपोल लार्वा को आयोडीन मिलता है, पानी में बन जाता है वयस्क, जिस कारण कहते हैं इस घटना को कायांतरित कहते हैं। मनुष्य में देखा रहा, मनुष्य में जन्म के समय से ही हम लोग नवजात जो शिशु होता है उस शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग
दिखाई देने लगता है। बच्चा में जैसे सियानों में रहता है, लेकिन मेढक में ऐसा नहीं होता। मेढक में बच्चा में नहीं रहता और सियान होला पर पैर में बदल जाता, कूदने लगता है। तो मेढक का जीवन चक्र यही है कि अंडा से आरंभिक टेडपोल, फिर आरंभिक टेडपोल जो मेढक जैसा नहीं दिखता है, फिर विकसित टेडपोल, ये भी थोड़ा मेढक जैसा पूर्ण रूप से नहीं होता है, लेकिन पैर आने लगता है यहाँ तक। फिर यही वयस्क में बदल जाता है। तो टेडपोल को वयस्क में बदलना कायांतरित कहलाता है। वयस्क रेशम कीट, एक वयस्क रेशम कीट होता है, अंडा देता है, अंडा से बनता है कैटरपिलर लार्वा, कैटरपिलर लार्वा बनता है, और बाद पीपा बनता है, पीपा के बाद फिर वयस्क बन जाता है। वयस्क रेशम कीट बनता है, रेशम कीट के बाद अंडा देता है, अंडा से बाद कैटरपिलर लार्वा बनता है, कैटरपिलर के बाद पीपा, पीपा के बाद वयस्क रेशम, यही होता रहता है। इस घटना को कहते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट का जीवन चक्र है। आपका यांत्रिक जो है आपको मेढक का जीवन चक्र है। कैटरपिलर जो है ये तितली का बच्चा का नाम होता है। तितली का बच्चा वयस्क होता है तो तितली बन जाता है पीपा, वयस्क और थोड़ा सा वयस्क होता है पीपा, पीपा के बाद वयस्क रेशम कीट, वयस्क रेशम कीट अंडा देता है, अंडा के बाद कैटरपिलर लार्वा, और के बाद पीपा, पीपा के बाद तितली बन जाता है, रेशम कीट बन जाता है। यही रेशम कीट का जीवन चक्र। लैंगिक जनन में दो चीज भाग होता है, एक नर और मादा, तब जाकर लैंगिक जनन होता है। नर कोशिका का निर्माण जिग्नज से होता है। नर कोशिका का निर्माण जिग्नज करता है, इसी से होता है। यह जिग्नज शुक्राणु निकालता है और अंडाणु से दोनों मिलता है, शुक्राणु अंडाणु दोनों मिलता है तो जिग्नज बनता है, उसी को निषेचन कहते हैं। नर तंत्र के तीन भाग वृषण, शुक्राणु, शीर्षण पेशाब करला रास्ता शीर्षण है। मादा तंत्र के तीन भाग अंडाशय में अंडाणु रहता है, फिर अंडवाहिनी, फिर टिप कहते हैं गर्भाशय, जहाँ भ्रूण का विकास होता है। हाइड्रा की अस्थायी स्लाइड लीजिए, हाइड्रा का अस्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। आवर्धक में इसको छोटे छोटे लेंस से देखना है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है। आवर्धक लेंस से देखिए या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचना दिखेगा। जनक का जो शरीर है इसका उभरा हुआ कुछ दिखाई देगा। देखिए उभरल है, ये उभरल है, ठीक ना, ऐसे उभरल रहेगा, कुछ उभरा टाइप रहता है। इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र ऐसे बने देखना है। और आगे पढ़िए। हाइड्रा जो है ना, हाइड्रा में मुकुल होता है। क्या होता है? उभरा हुआ जो चीज है मुकुल निकल रहता है, यही मुकुल कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे विकसित होता है, धीरे विकसित होता है, और यही विकसित होकर आगे चल के ऐसा मुकुल था, मुकुल से धीरे धीरे विकास हो गया, आगे चल कर फिर पूर्णतः हाइड्रा में कन्वर्ट हो गया। ये हाइड्रा से था, हाइड्रा से नया हाइड्रा बन गया अपना ही जैसा, तो पूर्णतः विकास हो गया, इसलिए अलग हो गया। ये अलग हो जाता है, ये हाइड्रा से ये हाइड्रा अलग हो जाता है। जब अलग हो गया हाइड्रा, नया हाइड्रा बन जाता है, तो नया हाइड्रा बन गया। तो हाइड्रा का विकास, हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा मुकुल द्वारा नया हाइड्रा बनता है। यह लैंगिक जनन कहेंगे इस तरह से। लैंगिक नहीं, लैंगिक में तो माता पिता, इसमें माता पिता थोड़ा नहीं था, है ना। हाइड्रा का विकास मुकुल द्वारा होता है, मुकुल से धीरे धीरे विकास होता है, आगे चल कर यही मुकुल हाइड्रा में कन्वर्ट होता है। मुकुल कहा जाता है, हाइड्रा में आ जाता है, तो हाइड्रा अलग हो गया, नया हाइड्रा अलग, पुराना हाइड्रा अलग हो जाता है, विकास होता है। तब हाइड्रा शुरू क्या था? देखिए हाइड्रा में बहुत सारा उभरा हुआ चीज रहता है। ये नया जीव है, ये नया जीव को मुकुल कहते हैं बच्चा में। अब जब सियान होता है तो हाइड्रा में कन्वर्ट होता है। हाइड्रा हो या ईस्ट हो, हाइड्रा ईस्ट जो भी रहा हो, प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभरा हुआ दिखाई देता है। जैसे उभरा हुआ दिखाई दिया, यह उभरा विकसित होते हुए नए जीव बनता है, जिसे मुकुल कहते हैं। यही उभरा हुआ चीज आगे चल के जीव बन गया मुकुल कहते हैं इसको।
स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देता है। ईस्ट रहे हाइड्रा रहे, दोनों नया जीव बनता है तो मुकुल के द्वारा बनता है। हाइड्रा भी और ईस्ट भी मुकुल के द्वारा बनता है, ठीक ना। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उधर से नए, उधर मने बाएं साइड से या दाएं कनु से, उधर से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक केवल एक ही जनक से नए जीव को जन्म देता है, उसे अलैंगिक जन्म कहते हैं। अलैंगिक जन्म का मतलब क्या है? अलैंगिक जनन उसे कहते हैं वैसा जीव जो केवल एक ही जनक से नए जीव का जन्म देता है। एक ही जनक है और नए जीव का जन्म हो गया, केवल एक ही जनक से नए जीव का जन्म देता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यही अलैंगिक जनन है हाइड्रा और ईस्ट दोनों। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकास होता है। हाइड्रा में देखिएगा मुकुल है, मुकुल से नया जीव बना, नया जीव बन गया। इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से जन्म लिया इसलिए मुकुलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुकुल से लिया इसलिए मुकुलन कहते हैं, मुकुलन। तो हाइड्रा में मुकुलन होता है। केवल एक ही जनक से नए जीव का जन्म होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन का जो नया का चेहरा आएगा वो पुरनका से मिलता जुलता रहेगा। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में भी होता है। तो अलैंगिक जनन अमीबा में भी होता है, ईस्ट में भी देखे, अमीबा में भी देखे, ईस्ट में हाइड्रा में। ईस्ट हाइड्रा जो होता है मुकुलन द्वारा होता है विकास नया जीव का। ईस्ट हाइड्रा दोनों मुकुलन द्वारा। तो अलैंगिक जनन अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा दोनों तीनों में होता है। अमीबा में देखेगा द्विखंडन विधि से विकास होता है। ईस्ट हाइड्रा में अलैंगिक जनन है, ये भी मुकुलन द्वारा विकास होता है। ईस्ट हाइड्रा में मुकुलन द्वारा विकास होता है। अमीबा में द्विखंडन विधि कैसे है तो सुनिए। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्या ही? एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा एक कोशिका है। एक ही कोशिका दिखाई दे रहा है। एक ही कोशिका में वो केंद्रक भी है। यही केंद्रक टूटने लगता है, टूटते टूटते दो भाग में बढ़ जाता है। कोशिका भी एक ही को है, अब केंद्रक दो को टूट गया। अब जब केंद्रक टूट गया, एगो कोशिका में एगो केंद्रक, तो अब केंद्रक के दो हो गया, तो दो कोशिका बनेगा। केंद्रक विभाजित, केंद्रक विभाजित हो गया। अगला है केंद्रक किनारे के प्लाज्मा झिल्ली रहता है, इससे प्लाज्मा झिल्ली है। अब केंद्रक जब दो भाग में टूट गया तो कोशिका भी टूट गया। प्लाज्मा झिल्ली इसी में अंदर है सब। अब केंद्रक दुगो तो कोशिका भी दुगो हो गया। जब कोशिका दुगो हो गया तो नया जीव बन गया। ये अलग बन गया केंद्रक वाला कोशिका, ये अलग बन गया केंद्रक वाला कोशिका, तो नया जीव बन गया, संतति बन गया। अमीबा में द्विखंडन विधि से नया जीव बनता है। चलिए देखते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देता है। अमीबा में आप अमीबा के संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। अमीबा एक कोशिका होता है। अमीबा कैसा है? एक कोशिका है, एक ही कोशिका से बनता है। यहाँ देखिए एक ही कोशिका अंतिम हो गया, टूट के एक ही कोशिका। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसमें केंद्रक के दो भाग होते हैं। एक कोशिकीय जीव है केंद्रक, इसमें केंद्रक के दो भाग में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ। इसका जन्म कैसे होता है? केंद्रक जब दो भाग में टूटता है तब जाकर जनन होता है। वही का केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन का क्रिया प्रारंभ होता है। केंद्रक दो भाग टूटेगा तब जनन होता जी। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाता है।
जब केंद्र दो भाग में टूटा तो कोशिका भी दो भाग में बट गया, और जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है, प्रत्येक भाग में दो कोशिका तो दो केंद्रक, प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है, तब परिणाम स्वरूप का होता है एक जनक से एगो जनक से दो अमीबा बन गया। एक जनक था, केंद्र टूटा, कोशिका भी टूटा, कोशिका भी अलग हो गया, केंद्रक भी अलग हो गया, तब जाकर दो जनन कोशिका बना। एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार अलैंगिक जनन की जिसमें जीव विभाजित होकर के दो गो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। द्विखंडन विधि यही हो गया अमीबा। तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन की को जिसे जीव विभाजित होकर के दो गो संतति उत्पन्न करता है, दो गो संतति है, दो गो संतति उत्पन्न करता है, उसे द्विखंडन कहते हैं, जैसे अमीबा। तो अमीबा में द्विखंडन एक कोशिकीय जीव है, केंद्र विभाजन हुआ, फिर कोशिका विभाजन हो गया, फिर हो गया अमीबा संतति अमीबा बन गया। केंद्र विभाजन, कोशिका विभाजन, संतति अमीबा बन गया। अमीबा में द्विखंडन विधि हो गया, द्विखंडन हो गया। डॉली की कहानी। क्लोन किसे कहते हैं? किसी जीव के समरूप नए जीव का निर्माण करना। जैसन जीव है, जैसन समरूप जीव माने जैसा जीव है, कुत्ता है उजला, तो कुत्ते जैसा नए जीव का निर्माण होना। उजला है तो उजला होना चाहिए, नहीं कि काला नहीं है। तो वही कह रहा है किसी जीव के समरूप। अब पहलका आदमी के जैसन फिंगर है वैसे नहीं एकदम फिंगर नाम के एकदम नए जीव का निर्माण कर देना, उसे कहते हैं क्लोन। या किसी कोशिका के समरूप, कोई कोशिका रहेगा, कोई जीव के समरूप नए जीव का निर्माण हो, या कोई कोशिका के समरूप कोशिका का निर्माण होना चाहिए। जीव है के समरूप जीव का निर्माण होना चाहिए। कोशिका जैसन रहेगा उसने कोशिका के समरूप कोशिका का निर्माण होना, हम लोग कहते हैं क्लोन। ये अंग के समरूप अंग का निर्माण होना है ना, उसे कहते हैं क्लोन। डबल रोल रहेगा लेकिन फिंगरप्रिंट, फलना, आँख, नाक ना सब मिलेगा, उसे कहते हैं क्लोन। जैसे क्लोन भेड़ में सर्वप्रथम हुआ था। क्लोन सबसे पहले भेड़ में हुआ था, सफलतापूर्वक हुआ था भेड़ में सबसे पहले। सर्वप्रथम इयान विल्मट ने किया था क्लोन के बारे में। इयान जो विल्मट था और उनके सहयोगी ने किया था क्लोन के बारे में। उस जगह कौन किया था, कौन जगह पर? एडिनबर्ग था। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग रोजलिन इंस्टीट्यूट में था। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में पड़ता है। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट था। रोजलिन इंस्टीट्यूट में था। क्लोन का पहला तो प्रयोग इयान विल्मट और सहयोगी ने किया था से, है ना। इसमें बोला गया था कि फिन डॉरसेट भेड़ लिया, है ना, और फिन डॉरसेट भेड़ के स्तनी ग्रंथि की एक कोशिका ले लिया। एक स्तनी ग्रंथि की एक कोशिका ले लिया फिन डॉरसेट भेड़ के। फिर है स्कॉटिश ब्लैक पेस, थोड़ा ब्लैक टाइप है। स्कॉटिश ब्लैक पेस यू के अंड कोशिका ले लिया, इसका अंड कोशिका ले लिया। ये मादा होगा, ये होगा पुरुष होगा। ये लोग कोशिका और अंड कोशिका दोनों को मिला दिया तो डॉली नाम के भेड़ बना, नया जीव। एकदम हो बहु इस नहीं बना, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसका जो जन्म होल था, जन्म 5 जुलाई 1996 को होल था। 5 जुलाई 1996 को। और मृत्यु हो गल था 14 फरवरी 2003 को मरल था। 2003 में मर गल था।
14 फरवरी 2003 को मर गया। 5 जुलाई 1996 को जन्म होता है। इसको आजकल रोक लगा दिया है, फिंगरप्रिंट सब मिल जाता है तो चोरी करेगा के या पकड़ागा कोई और, क्लोन वाला चोरी करेगा और निमन आदमी पकड़ा जाएगा। देखिए कैसे कैसे क्रिया होता है। यहाँ पढ़िए, स्तनीय ग्रंथि ये है फिन डॉरिस भेड़, स्कॉट ब्लैक फेस यू, बी है बना डॉली सी। वही एक स्तनीय ग्रंथ यानी कि फिन डॉर्सेट से स्तनीय ग्रंथ की कोशिका लिया, स्तनीय ग्रंथ की कोशिका लिया, और स्कॉट ब्लैक फेस यू से अंडकोशिका लिया। स्तनीय ग्रंथ की कोशिका अंडकोशिका लिया, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें केंद्रक था, इसमें भी केंद्रक था। बाहरी कोशिका है, इसमें बाहरी कोशिका है। कोशिका है तो कोशिका बाहरी है ना। ये भी कोशिका तो बाहरी कोशिका अंदर केंद्रक है, बाहरी कोशिका अंदर केंद्रिका है। ये दोनों में से क्या किया, इसमें से केंद्रक ले लिया और इसमें से कोशिका बाहरी कोशिका ले लिया और दोनों को मिला दिया गया। और दोनों मिलाया, केंद्रक और कोशिका को मिला दिया गया। मिलाया तो बन गया ऐसा, ठीक। बाहरी वाला है से अंडकोशिका है, इसका अंदर वाला केंद्रक है स्तनीय ग्रंथि कोशिका के बना। तो बना तो ये दोनों को मिला दिया तो बन गया। यहाँ पर बना किसके समान, फिर इसके समान बना था ना, इसके समान बना ये वाला। स्कॉटिश ब्लैक फेस यू शरीर में डाला गया। इसको ये लचीजा के एकरा में डाल दिया गया। स्कॉटिश फेस ब्लैक फिश में डाला गया इसके शरीर में। ये मादा है तो इसी के शरीर में जाएगा, है ना। स्कॉटिश ब्लैक फेस यू के शरीर में कोशिका को रोपित किया गया। ये जो कोशिका है इसको डाल दिया गया। स्कॉटिश ब्लैक फेस यू के शरीर में कोशिका के रोपित कर दिया, डाल देगा। वृद्धि हुआ, विकास हुआ। ये जो है वृद्धि विकास हुआ तो नई भेड़ जन्म हुआ। नई भेड़ का नाम डॉली दे दिया। यही नई भेड़ जन्म डॉली नाम दे दिएगा। इसका जन्म हुआ था, देखिए, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित कोशिका भाग लेता है या संपूर्ण जीव भाग लेता है। इसी को कृत्रिम रूप से समरूप कोशिका से या किसी अन्य जीवित भाग लेने वाला या संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करना, कृत्रिम रूप से होता है, प्राकृतिक रूप से नहीं। कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने वाले प्रक्रिया जो होता है क्लोनिंग कहते हैं, है ना। एक जीव का समरूप दूसरे जीव का समरूप बराबर होगा। कोशिका का समरूप कोशिका जैसा, अंग का समरूप अंग जैसा बनता है, उसे क्लोनिंग कहते हैं। जन्म होता है 5 जुलाई 1996 को, मृत्यु हो गया था 14 फरवरी 2003 को। बस यही चीज लिखा होगा इसमें सब है। तो किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग लेता है या संपूर्ण जीव भाग लेता है और कृत्रिम रूप से बनता है, क्लोनिंग कहलाता है। किसी जंतु को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम क्लोनिंग जो सफलता प्राप्त किया था, सफल प्राप्त इयान विलियम ने किया था। उनके सहयोगी किया था ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हल था। कौन सा कॉलेज में, तो रोजलिन इंस्टीट्यूट में था। रोजलिन इंस्टीट्यूट में हल था। भेड़ पर किया था, एक भेड़ के क्लोन के बारे में किया था। इसका नाम डॉली रख लेता है, डॉली नाम दे दिया था। चलिए सब क्या है वही है। ये लो फिगर याद कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कोई भी जंतु जो है ना, जंतु या पेड़ पौधा भी 2 विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। एगो लैंगिक प्रजनन कहलाता है 2 विधि में, और दूसरा विधि है लैंगिक। और लैंगिक में देखिए ईस्ट, देखिए ईस्ट के अलावा क्या देखे, और लैंगिक में देखें हम लोग ईस्ट हाइड्रा। ईस्ट हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन हो रहा था,
किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा हो रहा था जनन। अमीबा में द्विखंडन विधि से हो रहा, द्विखंडन विधि से। लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन, इसमें नर का युग्मक मिलता है, युग्मक क मिलता है, और मादा का युग्मक मिलता है, और दोनों के क वाला यानी कि नार युग्मक मादा युग्मक के संलयन होता है तो जनन होता है। इस जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। यही युग्मक से युग्मनज बनता है। वही युग्मनज टूटता है, छोटी छोटी कोशिका में गोल सब में मिल जाता है, तो भ्रूण में जाके बनता है। वहीं बच्चा का विकास होता है, गर्भाशय में जाके भ्रूण का विकास होता है। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, मादा का जनन है। मादा के जनन अंग 3 भाग, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय। फिगर देख लीजिएगा। नर के जननांग वृषण, शुक्राणु, नली, शीशन, 1 2 3 इसका भी है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करता है। अंडाशय कौन करता है? अंडा मादे में रहता है, मादा युग्मक करेगा, जिसे अंडाणु अथवा अंडकोशिका कहते हैं। अंडाशय कौन पैदा करेगा? मादा युग्मक। यही मादा युग्मक पैदा करेगा तो मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं या अंडकोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक पैदा करता है। यही नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। इसको नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु, वही अंडाणु जो मादा के युग्मक से बनता है और अंडकोशिका में रहता है, और शुक्राणु नर के वृषण से बनता है। यह भी एक कोशिका, यह भी एक कोशिका, दोनों एक कोशिका है। अंडाणु शुक्राणु दोनों एक कोशिका है। दोनों का संलयन होता है, निषेचन होता है, तो युग्मनज बनता है। उसको निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। अंडा तो अंडा युग्मनज कहलाएगा। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन, जो कि मनुष्य, अन्य जंतु जैसे मुर्गी, गाय, कुत्ता, ये सब इत्यादि आंतरिक निषेचन के एग्जाम्पल है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन आता है मेढक, मछली, स्टारफिश, जलीय पौधा सब आता है। मछली, मेढक, मछली, स्टारफिश। युग्मनज में अनेक विभाजन होता है। वही युग्मनज अनेक विभाजन होते हुए भ्रूण बनता है। माता पिता के युग्मनज मिलता है तो यहाँ पर युग्मक से, माता पिता के युग्मक से युग्मनज बनता है। युग्मनज टूटते लगता है। देखिए टूटते टूटते कितना टूट गया। इस साइड टूट गया, 1 2 3 4 है ना। ये टूटते टूटते टूट गया, यही जाकर भ्रूण बनता है। ये सब भ्रूण हो गया। अब भ्रूण जाकर विकास यहाँ के गर्भाशय में विकास होता है भ्रूण का। तो युग्मक टूट कर का बना भ्रूण। अब भ्रूण कहाँ चल गया? गर्भाशय में। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होगा। युग्मनज में अनेक विभाजन होता है। युग्मनज बहुत सारी चीज में टूटता है, तब जाकर भ्रूण बनता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है, जहाँ उसकी वृद्धि अथवा परिवर्धन होता है। देखिए भ्रूण कहाँ हो गया? गर्भाशय के दीवार में भ्रूण है। भ्रूण हो गर्भाशय के दीवार में स्थापित होता है। यहीं पर इसका विकास होता है भ्रूण का, गर्भाशय के दीवार में। भ्रूण की वह स्थान जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर के पहचान जोग बनाने लगता है कि बच्चा है कि बच्ची है, तो उसे गर्भ कहते हैं। भ्रूण में अगर बच्चा का शरीर विकास हो गया, बच्चा है कि लड़का लड़की, अगर पहचान होने लगा तो उसे गर्भ कहते हैं। देखिए ऊपर ऊपर जो है गर्भाशय है, सब गर्भाशय के अंदर भ्रूण है। गर्भाशय में भ्रूण यहाँ लिखल है। भ्रूण के वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान होने लगता है कि लड़का की लड़की है, वहाँ सब पता चलने लगता है, उसे गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तब नवजात शिशु का जन्म होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग पहचानता है, सभी शरीरों का सभी भागों की पहचान होने लगता है, उसे गर्भ कहते हैं। गर्भाशय के अंदर गर्भ होता है, और गर्भ में अगर बच्चा जन्म
बच्चा का शरीर लड़का लड़के पता चल गया तो समझे कि गर्भ हो गया। और जहाँ होता है लड़का लड़के पहचान वही को गर्भ कहते हैं, है ना। अब गर्भ यही पूर्ण रूप से विकास हो गया, गर्भ का पूर्ण रूप से विकास हो गया इसको, तो नवजात शिशु जन्म देता है। गर्भाशय, गर्भाशय के अंदर गर्भाशय के अंदर भ्रूण है, पूरा भ्रूण है। अब भ्रूण के अंदर गर्भ हो गया। वैसा भ्रूण सब नहीं है। गर्भाशय के अंदर क्या होता है, गर्भाशय के अंदर भ्रूण है। अब भ्रूण कब कहेंगे, जब बच्चा का विकास पूर्ण रूप से न हुआ है। बच्चा का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, जैसे देख लीजिए इसमें बच्चा का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। देखिए भ्रूण है ना जी, टूटने लगा, बच्चा का विकास नहीं हुआ अभी तक, इसे भ्रूण कर रहा है। यही भ्रूण अगर अंदर बच्चा जन्म हो गया, उजला उजला बच्चा आ गया, अगर वही उजला बच्चा हो गया, भ्रूण है, भ्रूण के अंदर बच्चा का विकास होने लगा कि लड़का लड़के पता चल गया, तो हम कहें कि भ्रूण के अंदर लड़का लड़के गुण हाथ सबका पता चल गया, तो उसे गर्भ कहते, अब गर्भ हो गया। वही कह रहा, भ्रूण की वह स्थान जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो जाता है, उसे गर्भ कहते हैं। यही गर्भ पूरा विकास हो जाएगा तो उसे कहते हैं, तो बच्चा शिशु के रूप में जन्म लेता है। गर्भ का विकास होता था भ्रूण से गर्भ, देखिए भ्रूण से गर्भ बनता है, भ्रूण से गर्भ बनता है। और गर्भ पूर्ण रूप से विकास होगा तब बच्चा जन्म लेगा। वही का भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर के पहचान जोग बना लेता है कि लड़का की लड़की है, उसे गर्भ कहते हैं। तो भ्रूण से गर्भ और गर्भ से बच्चा जन्म लेता है बाद में। मनुष्य, गाय, कुत्ता जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ता जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। जो शिशु को जन्म देगा उसको जरायुज कहते हैं, बस जंतु कहते हैं। मुर्गी, मेढक भी, छिपकली, तितली जैसे जो जंतु है जो अंडा देता है इसे अंड प्रजक जंतु कहते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांत्रित कहते हैं। लार्वा का होता है, टेडपोल का जो लार्वा होता है वो चेंज होगा और चेंज होकर के वयस्क जंतु बनेगा। अब टेडपोल का लार्वा परिवर्तन होकर के वयस्क जंतु बनेगा और वयस्क जंतु बदलने की प्रक्रिया को कायांत्रित कहते हैं। कायांत्रित पीछे देख लीजिएगा, बेंगोला पर ध्यान दीजिए, बैठक में है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। जब एक ही जीव भाग लेगा उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जैसे ईस्ट में देखे, ईस्ट टूट के टूट रहा था, हाइड्रा अमीबा का होता है, एक ही जीव भाग लेता है, इसे अलैंगिक जनन है सब। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है, इसी प्रकार अलैंगिक जनन मुकुलन कभी कहता है। अगर हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास हो रहा है, तो मुकुल द्वारा होगा, इसलिए उसे अलैंगिक जनन, वैसा अलैंगिक जनन जो मुकुल द्वारा विकास होता है मुकुलन कहते हैं। मुकुलन जैसे हाइड्रा हो गया मुकुलन द्वारा, ईस्ट भी। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर के संतति उत्पन्न करता है, इस प्रकार अलैंगिक जनन को द्विखंडन कहता है। द्विखंडन हो गया। चलिए अगला है क्वेश्चन, लघुत्तरी दीर्घोत्तरी के बाद में बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, ऑप्शन के अनुसार बनना है। आंतरिक निषेचन मादा का शरीर में होता है, सही है, मादा का शरीर में। और बाहर होगा तो बाहरी निषेचन कहते हैं। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह कहलाता है आंख का यांत्रित। एक टेडपोल जो है अगर वयस्क हो गया, वयस्क माने मेढक बन गया, तो उसे कायांत्रित कहते हैं। पीछे देख लीजिए, एक टेडपोल अगर वयस्क में कन्वर्ट होता है, टेडपोल का
बच्चा होता है, बैंक का बच्चा है, अगर वयस्क बनता है तो मेढक बनता है, तो उसको कहते हैं कायांतित, कहते हैं कायांतित। टेढ़ पोल से वयस्क मेढक बन गया तो कायांतित रूप कहलाएगा। एक द्विगुणज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितना होता है? द्विगुणज में केंद्रक की संख्या एक ही होता है। और अंड में भी कहेगा या शुक्राणु में भी कहेगा, उसमें भी एक ही को केंद्रक होता है। एक द्विगुणज में कितने केंद्र की संख्या होता है? तो सिर्फ एक होता है। द्विगुणज में केंद्र की संख्या एक ही होता है। ये द्विगुणज है, इसमें केंद्र की संख्या एक ही है। यही केंद्र की संख्या एक है, लेकिन टूटने लगा है, टूट के बढ़ जाता है, लेकिन द्विगुणज में एक ही केंद्र होता है। जुग्मन ज एकाम केंद्रों की संख्या बनेगा एगो केंद्र होता है। और नर जुग्म क, मादा जुग्म क तो बनता है नर जुग्मक, और मादा जुग्मक से बनता है जुग्मनज। इसमें भी एगो, इसमें भी एगो, तो यहाँ एक ही हो रहता है। यही जुग्मनज टूटने लगता है तो भ्रूण बनता है। यही जुग्मनज जो है नर मादा का मिलता है तो जुग्मनज बनता है, जो एक कोशिका, भले कोशिका है लेकिन केंद्रों की संख्या एक ही होता है। यही जुग्मनज एगो केंद्रक भी होता है, इसमें एगो केंद्रक जुग्मनज में, अब एक ही को कोशिका का भी बनल है। यही टूटता है तो बहुत सारा भ्रूण बनने लगता है। यही जुग्मनज टूटता है तो भ्रूण बन जाता है। अब भ्रूण में एगो केंद्रक नहीं होता है क्योंकि बहुत सारा हो जाता है। यही जुग्मनज जो है एगो केंद्रक होता है, लेकिन यही जुग्मनज टूटने लगता है, दो भाग में टूट जाता है तो दो केंद्रक बनते हैं, इधर और इधर। तो भ्रूण में एगो केंद्रक नहीं, एक से अधिक हो सकता है। भ्रूण जो देखे, भ्रूण में केंद्र की संख्या बहुत सारा है। देखिए इतना बहुत सारा भ्रूण बन गया, तो जाहिर सी बात है केंद्र की संख्या भी ज़्यादा हो गया। तो एक जुग्मनज में केंद्र की संख्या एक ही होता है। सत्य गलत की पहचान करना है। अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं तो नहीं। अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, अंडा देता है, अंडा से बच्चा निकलता है। अब ये बोल रहा है कि विकसित शिशु को जन्म नहीं देता है, इसलिए गलत बात बोल रहा है। प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका का होता है। शुक्राणु रहे या अंडाणु रहे, सब एकल कोशिका का होता है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, हाँ मेढक में बाह्य निषेचन होता है, पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। पानी में उसका लार्वा तैरते रहता है। जेली नाम से सब बनहाल रहता है उसका अंडा मेढक का। तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीव का प्रारंभ करता है जुग्म कहलाता, सही है। जब माता पिता, यहाँ पर माता पिता के भ्रूण, माता से शुक्राणु और माता से अंडाणु, अंडाशय में अंडाणु, और पिता से वृषण से शुक्राणु निकलता है। दोनों मिल जाता है, जुग्मनज कहता है, और दोनों मिलकर एगो हो जाता है। यही जुग्मनज है, यही जुग्मनज है, दोनों के है। वो टूटने लगे, यही टूट के देखिए इतना टुकड़ा में टूटेगा। जुग्मनज से बनता है भ्रूण। वही कह रहा, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन प्रारंभ करता है जुग्म कहलाता है। यही ना माता पिता के निषेचन से बनता है जुग्मनज, यही बच्चा जन्म होता है। जुग्मनज से स्टार्ट होता है बच्चा, जुग्मनज से फिर भ्रूण में आ जाता है। अब भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। तो बच्चा का निर्माण यहीं से हो गया जुग्मनज से। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ होता है जुग्मनज कहलाते हैं। जुग्मनज से नए जीवन, तब जुग्मन टूटता है तब भ्रूण में। अब भ्रूण का विकास गर्भाशय में, और गर्भाशय में जब बच्चा का गोड़ हाथ नाक कान सब दिखाई देने लगा, लड़का लड़के, तो गर्भ कहलाता। वही गर्भ विकसित होकर के बच्चा बाहर निकलता है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका होता है, सही बात है। निषेचन जब हो गया तो जुग्मक बनता है, और जुग्मक एक कोशिका तो है। अभी देखिए जुग्मक के बारे में। जुग्मक का है, जुग्मक में पाया जाने केंद्रक होता है, तो केंद्रक संख्या को तो एक कोशिका हो गया, वही है। निषेचन के बाद दिया गया अंडा
एकल कोशिका होता है। एक एक कोशिका के होबे कहता निषेचन होता है, तो जो युग्म कहलाता है, युग्म न जो कहलाता है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन होता है, गलत बात है। अमीबा होता है द्विविखंडन विधि द्वारा अलग जनन होता है, जो अलैंगिक है अमीबा। अलैंगिक जनन में निषेचन होता है, गलत, निषेचन नहीं होता है ना। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता। निषेचन होने के लिए माता पिता चाहिए, जबकि अलैंगिक में माता पिता नहीं है तो निषेचन भी नहीं होगा। द्विविखंडन मुकुलन अमीबा देखते हैं, अमीबा द्विविखंडन से अलग होता है। अमीबा द्विविखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। अमीबा द्विविखंडन क्या है? अलैंगिक जनन की भी विधि है, तो हाँ, यानी अमीबा भी द्विखंडन विधि से अलग होता है। और द्विखंडन विधि का मतलब कि अलैंगिक जनन है। निषेचन का परिणाम स्वरूप युग्मज बनता है। हाँ, यही युग्मज एक केंद्रिका भी है, एक कोशिका भी है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो नहीं, भ्रूण में बहुत सारा कोशिका बनता है। जैसे युग्मज एक ही कोशिका है, यही एक कोशिका है, ये टूट करके भ्रूण बनता है। युग्मज टूट गया एक कोशिका, बहुत सारे केंद्रक में, तो भ्रूण बनता है। भ्रूण बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना रहता है। भ्रूण के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? ऐसे मादा के किस जनन अंग है जब भ्रूण का रोपण होता है? तो भ्रूण पहले युग्मज बनता है, युग्मज से एक कोशिका केंद्रक है, वही टूटता है तो बहुत सारा भ्रूण बनता है। भ्रूण बहुत सा कोश केंद्रक होता है, बहुत सारा कोशिका होता है। यह भ्रूण का रोपण गर्भाशय में होता है। अधिकारों का घोषणा पत्र के